एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चों को देखिए पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 4 खत्म हो चुका है। मेजर पेपर 5 की आप लोग बेसिकली एग्जाम देने वाले आप सभी बच्चे। तो मेजर पेपर 5 का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप सभी बच्चों यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप अपने लेवल पे एग्जाम की तैयारी जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप सभी बच्चों को जो सेक पेपर है, AC पेपर है, माइनर पेपर, ठीक है, उसके कुछ क्लासेस हमारे चैनल पे देखिए अपलोड कर दिए गए। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा का सारा वीडियो वहाँ पर अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहाँ पर आपको वहाँ सारा का सारा शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि क्षेत्रवाद की परिभाषा दीजिए। क्या क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के प्रतिकूल होती है, या फिर क्या ये विश्व संस्था के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहता है। देखिए, एक सवाल है लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका जो पेपर हुआ है उस पेपर में देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ 9 नंबर का क्वेश्चन, कुछ 6 नंबर, बहुत सारा देखिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले होता क्या था, 15-15 क्वेश्चन हमें चेंज किया था। इस बार साइंस बैकग्राउंड से बेसिकली ये चीज देखा गया है। तो क्षेत्रवाद की आपको परिभाषा देना है। इसमें जो बोला गया है कि क्षेत्रीय जो व्यवस्था है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो उसका घोषणा पत्र है उसके अनुसार प्रतिकूल है या नहीं है, ये बताना है। इसके साथ ही साथ विश्व जो संस्था है उसके वास्तविक उद्देश्य को ये पूर्ति करने में सफल रहा है या नहीं रहा, ये भी आपको बताना है। यानी एक क्वेश्चन सोचिए, इतना सारा क्वेश्चन आपको रीड कर दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा दिया गया कि डिफाइन रीजन आर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ UNO इन दिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल इन सप्लाइंग द रियल गोल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने हिसाब से लिख सकते हैं पेपर में जाके। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो तृतीय विश्व की भूमिका की विवेचना करी। यानी हमारा जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्था के बारे में आप जिक्र करना चाह सकते हैं, उसमें जो तृतीय विश्व की भूमिका है उसके बारे में आपको विवेचना करना है, डिस्कस करना है बेसिकली। तो ये लिखा हुआ डिस्कस द रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जो हित हो गए और तथा विदेशी नीति के मध्य जो हमें संबंध बताने हैं वो संबंध यहाँ स्पष्ट करने हैं। लेकिन अगर पेपर में देखिए यही सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति में अंतर स्पष्ट करें, तो आप दोनों के बारे में पॉइंट वाइज मत लिखिएगा, लेकिन दोनों के बाद क्या करिएगा, जैसे आप लोग पहले क्लास 12 तक हाथ क्या होता था कि हम लोग कॉलम में अंतर लिख देते हैं, लेकिन अब क्या होगा, दोनों के बारे में देखिए जो जो पॉइंट होता है वो पहले लिखिएगा। राष्ट्रीय नीति क्या होता है, विदेश नीति क्या होता है, दोनों के बीच में क्या समानता है, क्या अंतर, ये सब के सब पॉइंट के थ्रू लिखिएगा तो ज्यादा आपसे बच्चों नंबर के लिए सही रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पेपर में मिनिमम एक एक क्वेश्चन का कम से कम 5 से 6 पन्ना लेना पड़ता है। अब 5 से 6 पन्ना मतलब जितना टॉपिक को आप बढ़ा कर ले जा सकते हैं वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति के मध्य अंतर स्पष्ट करें, यानी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा के विकास पर आपको नोट लिखना है, यानी एक नोट बनाना है। और ये नोट वाला देखिए छोटा सवाल बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सामूहिक सुरक्षा क्या होता है इसके बारे में आपको बनाना पड़ेगा। अब पेपर में देखना पड़ेगा, देखिए कितना नंबर सवाल आता है, हो सकता है 10 नंबर का सवाल आपसे बन सकता है ये सवाल। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है या फिर जो समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए क्या करती है, शक्ति के लिए संघर्ष है। ये जो कथन दिया है इस पे आपको क्या करना है, इस पे क्या सकते हैं स्पष्टीकरण देना है, स्पष्टीकरण करना है। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर एडवोकेट, यानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारी राजनीति, इंटरनेशनल जो रिलेशन है या पॉलिटिकल है, वो क्या करती है, राजनीति के समान ही क्या करता है, उनको शक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये आपको बताया। और इसी सवाल को देखिए दूसरे तरफ पूछा जा सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद की जो नीति पर आपको संक्षिप्त नोट यहाँ पर क्या करना, लिखना है, बताना है। तो एक ही सवाल हो गया। देखिए 2 तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन शाब्दिक लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसका दोनों का मतलब जो क्या निकलेगा वो एक ही निकलेगा। और इस प्रकार आप इसे अपने पेपर में बना के लिख दीजिएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ यहाँ पर कि राष्ट्रीय शक्ति की जो मुख्य सीमाओं को संक्षिप्त में वर्णन करना है, यानी डिस्कस द यहाँ पर ब्रीफ इन द मेन लिमिटेशन ऑफ द नेशनल पावर। जो नेशनल पावर के देखिए कह सकते हैं जो लिमिटेशन होते हैं कि राष्ट्रीय जो हमारी शक्ति है उसके कुछ लिमिटेशन है, वो भी आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप में क्या करना है, इसका वर्णन करना है, ठीक है। इन डिटेल में जितना लिख सकते हैं आप लोग बना के इसे लिखते रहिएगा। अगला हमारे पास राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको क्या करना है, बताना है। तो ये सवाल ही आपके पेपर में बन सकता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है यहाँ पर बताया है मार्क्सवाद के मूल तत्व क्या है और समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समझने के लिए यह कहाँ तक हमारे लिए सहायक होता है, यानी व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द मार्क्सिज्म या फिर मार्क्सिज्म जिसे आप बोल सकते हैं, मार्क्सवाद जिसे कहा जाता है। हाउ फार इज इट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सीन, यह किस प्रकार हमें कह सकते हैं जो हमारा इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी सीन है उसको समझने में हेल्पफुल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है।
फिर अगला सवाल आपसे जो पूछा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत की जो आलोचनात्मक व्याख्या को करनी है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द रियलिस्टिक अप्रोच फॉर द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये 9वां नंबर सवाल हो गया। और 10वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या जानते हैं, यानी व्हाट डू मीन बाय द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में आपको समझाना पड़ेगा। फिर इसके क्षेत्र तथा इसके जो महत्व है उसकी भी विवेचना करनी है, यानी इसका जो स्कोप है, इसके क्या जो इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको सामने बताना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने आपसे बच्चों को इस वीडियो में 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ MCQ लिखे गए हैं, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 1 से लेकर जो शुरुआत का कुछ क्वेश्चन है वो आपको MCQ पूछा जा सकता है, वन लाइनर पूछा जा सकता है, एक शब्दों में कुछ भी लिखने दिया जा सकता है। आपको उसके लिए अपने तैयार रखना पड़ेगा ना, किस पर तैयार रखिएगा। देखिए क्या है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम सबसे पहले किया था जेरेमी बेंथम नामक सबसे पहले इसने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ख। एक बार देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है ना, वो अलग अलग वेबसाइट पे देखिए अलग अलग दिखाता है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा हर ऑब्जेक्टिव को, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या है पता है, बहुत सारे बुक्स या राइटर जो रहते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन फिर अगर आप इंटरनेट सर्च करिएगा वो आपको हमेशा अलग दिखता है। एक बार इसलिए क्रॉस चेक करना आपके लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव सही रहता है। ठीक है, देखिए तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जेरेमी बेंथम ने किया था। फिर अगला हमारे पास किस विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य कोई भी सीमा रेखा खींचना बहुत ही कठिन कार्य होता है, ये किसका कथन था, प्रोफेसर एन का, स्टेनले हॉफमैन का, जेम्स रोजनो का, या फिर मार्क धनो का। तो किसका ये कथन है बेसिकली कि कौन से विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य कोई भी सीमा खींचना बहुत ही कठिन कार्य होता है, वो होता है जेम्स रोजनो का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ग नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मर्म और मूल तत्व अंतर्राष्ट्रीय है, यह जो कथन है बेसिकली ये किसके द्वारा दिया गया है, मांगदो, चार्ल्स लाइडर, नॉर्मन पावर या फिर केनिथ थॉम्पसन। तो किसके द्वारा कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो मर्म और मूल तत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, राजनीति। और ये कथन किसका है, तो ये कथन दिया गया केनिथ थॉम्पसन का दिया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि किसी विषय को अनुशासन कहलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, विषय सामग्री के क्षेत्र में एकता, अध्ययन में क्या होती है वस्तुनिष्ठा, या फिर क्षेत्र के संबंध में सर्वसम्मति, या फिर उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए। तो अगर आपको अनुशासन कहलाने के लिए किसी भी विषय को, उसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, तो पहला विषय सामग्री क्षेत्र में आपके पास एकता होनी चाहिए, अध्ययन में आपकी वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, क्षेत्र के संबंध में सर्व की सम्मति होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते अनुशासन कहलाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी को तैयार कर सकते हैं या फिर आवश्यक तत्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्व और गतिविधियों संबंधित होते हैं जिन्हें बाह्य नीतियां प्रभावित होती है, जिसमें क्या होता है विश्व विभाजित होता है। यह जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन बेसिकली दिया गया आपका गिवनी राइट तथा स्टेनले हॉफमैन के द्वारा दिया हुआ कथन है। तो ये ऑप्शन नंबर कर टिक कर लीजिए सही जवाब। तो ये हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर थे, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी आप सभी बच्चों का अब सेक पेपर का जो पेपर होगा उसकी तैयारी करिए, और सेक पेपर के सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो देखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।